नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हम फिजिक्स के चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं और उसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें हमने फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन संबंधी नियम पढ़े थे और वहाँ पर एक आया था लेंज का नियम की वह की डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट की थी वो किस तरह से होती थी। तो डायरेक्शन इंड्यूस करंट की जो हमें मिलने वाली है वो लेंज के नियम से मिलने वाली है। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अगर करंट बढ़ रही है तो उसको करंट को घटाने की कोशिश करेगा और अगर करंट घट रही है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट ऐसी फ्लो होगी कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो करंट इंड्यूस करंट ऐसी दिशा में होगी कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। लेंज का लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है और the direction of induced EMF or induced current is such that it opposes to change that producing it, है ना, कि यह उस कारण का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जो उसे स्वयं उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, जो उसे क्या कर रहा है, स्वयं उत्पन्न कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगा इंड्यूस करंट और अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो इंड्यूस करंट उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हम कुछ केसेस यहाँ पर स्टडी करेंगे जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन फॉलोइंग केसेस की उत्पन्न धारा की दिशा निम्नलिखित जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं या एग्जाम्पल आने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट। देखिए कि मान लो, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बदलना चाहिए, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और कहाँ की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ है बच्चा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को बदलना होगा। तो B इज इंक्रीजिंग, अगर B इज इंक्रीजिंग, मान लो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, B इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एक साथ मैं इसको लिख लेता हूं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, B इज इंक्रीजिंग, B इज इंक्रीजिंग, और ऐसी करंट की डायरेक्शन लो। ठीक है, अब क्या है कि इसमें मान लो पहले मैंने एक सर्किट बना दिया, ये आपका कॉइल है। अब इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। इस में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, बी इज इंक्रीजिंग, मतलब बी बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है, जिसके के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण इस सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने के कारण अगर सर्किट कंप्लीट है तो इसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होगी। अब उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है कि क्या वह क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके बच्चा, ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो किस डायरेक्शन में जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो कैसी हो रही है। तो बच्चों सुनो, ये B इज इंक्रीजिंग, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस सर्किट में लेंज के नियम के अनुसार इस सर्किट में ऐसा करंट फ्लो होगा कि वो B बढ़ने का विरोध करेगा। मतलब इसमें ऐसा करंट फ्लो होगा कि जो इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा। तो देखो राइट हैंड थंब रूल से देखो, वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने वाला है। राइट हैंड थंब रूल से क्या होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है। ओके, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट जो होगा इसमें वो
प्रेरित धारा जो इसमें फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होने वाला। क्यों? क्योंकि एंटी राइट हैंड रूल से करो, देखो ये अंगुलियां हैं और तुम्हारा बुजुर्ग अंगूठा कहाँ की तरफ आ रहा है बच्चा? बाहर की तरफ आ रहा है। बुजुर्ग अंगूठा बाहर, मतलब अंगूठा आपका बाहर की तरफ आ रहा। तो करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कहाँ की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो इस अंदर वाले को ये अपोज कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा? अपोज कर रहा। मतलब करंट इसमें ऐसी फ्लो होगी कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो बी को घटाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहां पर करंट कैसी? एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगी। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको कि यहां पर देखिए सेकंड एग्जांपल, मान लो मैग्नेटिक फील्ड यही है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना जरा बात को, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और ये जो कॉयल है, ये कॉयल यहीं पर है, लेकिन इस टाइम बी इज डिक्रीजिंग, इस टाइम बी कम हो रहा है, बी इज डिक्रीजिंग, इस टाइम बी क्या? घट रहा है। बी क्या हो रहा है बच्चा? घट रहा है। तो बताओ कि इस टाइम इसमें जो करंट होगी, इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? प्रेरित धारा की, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा की दिशा कैसे होने वाली है? इस टाइम प्रेरित धारा की जो दिशा है वो कैसी होगी? प्रेरित धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? तो देखो अंदर की तरफ घट रहा है, तो भाई घटने के कारण जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा वो घटने के कारण होगा, तो उस घटने का विरोध करेगा, तो ये इस अंदर वाले को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और बढ़ाएगा कब? जब इसमें करंट कैसी फ्लो हो? क्लॉकवाइज हो। जब इसमें करंट कैसी फ्लो हो बच्चा? क्लॉकवाइज हो। देखो क्यों? क्योंकि राइट हैंड का रूल लगाओ आप, तो अंगुलियों को फोरो आप करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियों को अगर आप करंट की डायरेक्शन में फेरोगे तो जो आपका अंगूठा है, अंगूठा कहाँ की तरफ जाएगा बच्चा? अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर की तरफ भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इस घटने का विरोध करेगा, मतलब इस डिक्रीजिंग को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस करंट फ्लो हुआ है वो डिक्रीजिंग के कारण फ्लो होगा। तो इसमें जो करंट, इंड्यूस करंट जनरेट हुआ वो कैसा होगा बच्चा? क्लॉकवाइज। जबकि इसमें कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज। एकदम क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है? ओके, तीसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं कि तीसरा एग्जांपल देखो, सिंपल सा थर्ड एग्जांपल, मान लो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और इसमें आपका, ये आपका कॉयल है, ठीक है। अब ये आपका कॉयल है तो इसमें यूनिफॉर्म, अगर मैंने कहा कि बी इज यूनिफॉर्म है, बी इज यूनिफॉर्म है, एक समान है बी, तो बताओ इंड्यूस करंट कैसे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? अब ध्यान रखना बच्चा, क्या सॉल्यूशन कैसे करेगा इसका? देखो बी इज यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है बच्चा, अगर बी क्या है? यूनिफॉर्म है, अगर बी एक समान है तो कोई इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो इंड्यूस करंट भी फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ नो करंट, कोई करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये क्या है? यूनिफॉर्म है, उसको चेंज होना जरूरी है, तो नो करंट इन फ्लो। ठीक है, तीसरा बात समझ में आई? अच्छा, चौथा, चौथा एग्जांपल देखियो इसमें, फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, आप अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे। फोर्थ एग्जांपल, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब बताओ बच्चा ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? देखो मैंने कहा ना, तीर, तीर जो होता है ये तीर की नोक है, मतलब ये तीर कहाँ आ रहा? बाहर की तरफ आ रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? स्क्रीन से बाहर की तरफ है। और हमने बना दिया इसमें एक कॉयल बना दी, कैसे भी कॉयल बना सकते हैं आप, क्लोज सर्किट ये। अब बताए इसमें कि करंट कैसे होगा? तब तक नहीं बता सकते जब आप बी बताओगे नहीं कि बी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बी इज डिक्रीजिंग, बाहर की तरफ है लेकिन घट रहा है,
बाहर की तरफ क्या हो रहा है, बी क्या हो रहा है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बी की क्या हो रहा है, बाहर की तरफ घट रहा है। तो बच्चों इस कॉयल में ऐसी करंट फ्लो होगी कि इस घटने का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। मतलब घट रहा है तो बोलेगा घट क्यों रहा है, इसको बढ़ाएगा। तो इसमें करंट ऐसी फ्लो होगी कि उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी कहां की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, ताकि इस घटने को वो क्या कर दे, सपोर्ट कर दे। तो देखो यहां पर करंट फ्लो, जो इंड्यूस करंट फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज से अंगुलियां तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज में गई, अंगूठा आपका बाहर की तरफ आ रहा, अंगूठा आपका कहां की तरफ आ रहा बच्चा, बाहर की तरफ आ रहा। और अंगूठा बाहर होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ आ रहा और इस डिक्रीजिंग को बढ़ा रहा है, क्योंकि घटने के कारण जनरेट हुआ था। तो घटने के कारण जनरेट हुआ था, तो वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। तो वो घटने का विरोध करेगा, तो विरोध कैसे करेगा, घटने वाले को और बढ़ाएगा। और बढ़ाने के लिए इंड्यूस करंट कैसी फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ताकि राइट हैंड का जो थंब है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए। यस एंड नो बच्चा, पुराने लेक्चर देखे होंगे तभी आपको एकदम एग्जैक्ट पता लग रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस्ड करंट आपकी कैसी होगी, इंड्यूस करंट होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, प्रेरित धारा आपकी कैसी होगी बच्चा, प्रेरित धारा आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, बहुत ही बढ़िया। चौथा पॉइंट, पांचवा पांचवा एग्जाम्पल देखो। मान लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि देखो ये आपका एक लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट। लेकिन ये करंट जो है ना, आई है इंक्रीजिंग, ये कैसी है, बढ़ रही है। ये क्या है, आई करंट बढ़ रही है। और इसने बना दिया यहां पर एक कॉयल, यहां पर क्या बना दिया बच्चा, एक कोयल बना दिया। ये एक कोयल बना दी, एक कुंडली बना दी। और बताओ कि बताओ कुंडली में किस तरफ धारा फ्लो हो रही है। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कोयल। अब आप बताओ, बताओ तो कैसे होने वाला है। देखो सॉल्यूशन में देखिए कैसे होने वाला है। तो आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं कि करंट भी क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो आई इंक्रीजिंग है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप देखो कि आपका बुजुर्ग अंगूठा इस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से आपका अंगूठा इधर और अंगुलियां यहां से आपके अंदर की तरफ जाएगी। देखो राइट हैंड थंब रूल इस पर लगाओ, आप अंगूठा दिखाओ और यहां से उंगलियां कहां जा रही है बच्चा, अंदर की तरफ। तो मतलब राइट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की तरफ है बच्चा, इस करंट के कारण अंदर की तरफ है। देखो इस करंट के कारण क्या है, अंदर की तरफ है। और क्या हो रहा है, अगर आई इंक्रीजिंग हो रहा है तो ये बी भी क्या होगा, ये बी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बी भी क्या होगा बच्चा, इंक्रीज होगा। ओके, बी इंक्रीज होगा किसके कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकला, जो ये आई करंट फ्लो हो रही है, जो ये आई करंट फ्लो हो रही है, बी इज इंक्रीजिंग हो रहा है। और बी इज इंक्रीजिंग होगा, बी इज इंक्रीजिंग होगा, तो इस कॉयल में ऐसी करंट, इंड्यूस करंट फ्लो होगी कि वह उस बढ़ने का विरोध करेगा। और बढ़ने का विरोध कैसे करेगा वो, या तो बढ़ने का विरोध कैसे करेगा कि अगर ये बी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। तो करंट कैसे फ्लो होगी इसमें, करंट बच्चों इसमें फ्लो होने वाली है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी फ्लो होने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो जो तुम्हारा अंगूठा है वो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, नंबर बी इंड्यूस जो है वो आउटसाइड आएगा, बी इंड्यूस आउटसाइड आएगा। क्यों, क्योंकि जो इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड था वो बढ़ रहा था, और उस बढ़ने को कैसे घटाएगा ये, जब इसको अपोज करेगा। तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है बी, वो आई इंड्यूस्ड जो है, आई इंड्यूस्ड कैसा है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। आई इंड्यूस कैसा है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप तुम समझ पा रहे होंगे। इसके जस्ट दूसरा एग्जांपल देखिए आप जरा से, सिक्स्थ वाला। देखो ये आपका एक वायर, और देखो आई करंट नीचे की तरफ,
लेकिन इस टाइम आई डिक्रीजिंग हो रहा है, इस टाइम आई क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। और इस टाइम इसने चित्र कहां बना दिया, देखो ध्यान देना, चित्र यहां बना दिया उसने, ये कॉयल यहां बना दी। अब बताओ कि कॉयल में करंट क्लॉकवाइज, आई इंड्यूस क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो देखो बाई आई डिक्रीजिंग है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो राइट हैंड थंब रूल लगाने से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की तरफ होगा, अगेन अंदर की तरफ। देखो अंगूठे को नीचे ले जाओ और अंगुलियां फेरो, तो अंगुलियां आपकी अंदर की तरफ जा रही है, राइट हैंड का, तो अंदर की तरफ। और ये जो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस आई डिक्रीजिंग के कारण पैदा हुआ, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ये घट रहा है या बढ़ रहा है? तो बच्चा अगर आई डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, और बी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो इसमें जो इस कॉयल में इंड्यूस करंट ऐसी फ्लो होगी कि इस डिक्रीजिंग को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और बढ़ाएगा कब, जब इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो, जब इसमें कैसी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो। क्लॉकवाइज देखो अंगुलियों को फेरो तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। तो बी इंड्यूस भी क्या हो जाएगा इसमें, बी इंड्यूस भी कहां की तरफ होगा बच्चा, अंदर की तरफ। तो वो करंट कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आई इंड्यूस्ड जो है, आई इंड्यूस्ड करंट जो आएगा आपका, वो कैसा आएगा इसमें, क्लॉकवाइज। यस एंड नो बच्चा? हाँ, ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है उस पर निर्भर करेगा, तो क्लॉकवाइज। एकदम क्लियर है, क्लॉकवाइज एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रही है ये बात? बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इतने एग्जाम्पल जिनको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं इनको, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन फॉलोइंग केसेस, कि लेंज के नियम के अनुसार इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा था, तो इस कॉयल में करंट ऐसी फ्लो होगी कि उस इंक्रीज को घटाएगा। तो उसको घटाएगा कैसे, जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जनरेट हो जाएगा, तो बी इंड्यूस बाहर की तरफ होगा, तो आई इंड्यूस इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गया। नीचे वाले में देखो कि बी इज डिक्रीजिंग कर रहा था, तो इसमें ऐसी करंट फ्लो होगी कि उस डिक्रीजिंग को बढ़ाएगा, और उसके लिए उसको लिए भी कहा करंट बी इंड्यूस कहां की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ, ताकि आपका, और उसके कारण करंट आपका कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चा? अब यहाँ पर ओरिजिन ऑफ एसी जनरेटर जो होता है वो कैसे हमारा ओरिजिन होता है, और इसका एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट एट एनी टाइम टी, आल्सो ड्रॉ ग्राफ फॉर द सेम। मतलब इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट का हमें ग्राफ भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसमें दिया है आपको, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है, पहले बताओ भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है, बाहर। बिंदु बिंदु है तो कहां की तरफ है, बाहर की तरफ है। बहुत बढ़िया। मान लो यहां पर जो टर्न है इस कॉयल के, ये नंबर ऑफ एन टर्न है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल आर है, एरिया ऑफ कॉयल ए है। तो हमें निकालना है कि इसमें ईएमएफ कितना आएगा, विद्युत वाहक बल कितना होगा, और करंट कितना होगा, इंड्यूस करंट कितना होगा, प्रेरित धारा कितनी होने वाली है। ठीक है बच्चा? तो मतलब हमें विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के लिए क्या करना है बच्चा, प्रेरित धारा के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात करना है। ठीक है, प्रेरित धारा के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात करना है। अब सुनना बच्चा, सॉल्यूशन कैसे करने वाले हम इसका। इनिशियली प्रारंभ में देखो बच्चा, प्रारंभ में देखिए आप कि जब t इज इक्वल टू 0 था, तो बच्चों देखो ये कॉयल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ आ रहा है, कॉयल भी वैसी ही खड़ी है। ठीक है, तो देखो कॉयल पर, देखो अगर आप नॉर्मल खींचेंगे तो वो भी बाहर की तरफ होगा, कॉयल पर नॉर्मल खींचेंगे तो वो भी बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ। मतलब थीटा एंगल कितना है, 0। थीटा एंगल किस किस के बीच में होता है बच्चा, थीटा एंगल होता है एरिया वेक्टर, मतलब नॉर्मल खींचना है एरिया पर, एरिया वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में। तो देखो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो थीटा इनिशियली क्या है, 0 है। ओके, ये बात समझ में आ रही, दोनों आउटसाइड है। ओके,
आफ्टर, मान लो आफ्टर आफ्टर, तो अच्छा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई। इनिशियली जो फाई आपका समझ सकते हो वो क्या है, बी डॉट ए, एरिया वेक्टर ए मान लो, तो ये क्या हो गया, बी ए कॉस जीरो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को 1 मान लेंगे। अच्छा नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाइड, यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाइड, तो ये एन बी ए कॉस जीरो, तो ये हो गया एन बी ए। शुरुआत में फाइव इनिशियल ये था एन बी ए, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सम टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद आपका कॉयल रोटेट, कॉयल क्या होगी बच्चा, रोट, घूम गई कॉयल, रोटेट एट एंगल थीटा, थीटा पर घूम गई, तो उस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया उस टाइम, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया बच्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, तो वो क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, और नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन हो गया, एकदम किसी टाइम टी पर ये हो गया, यस एंड नो बच्चा, ये किसी टाइम टी पर ये हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, कॉयल कितने टर्न कॉयल के हैं, नंबर ऑफ टर्न हो गए। बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये मतलब घूम रहा है ये इस अक्ष के परितो एक्सिस के ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। और ए क्या है, एरिया ऑफ कॉयल है, ए क्या है बच्चा, एरिया ऑफ कॉयल है। अब बच्चों यहां से मैं एक चीज और जानता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जो ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ना ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टेकन टाइम। यहां से थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया ओमेगा इंटू टी, थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी, और इसकी वैल्यू आप यहां रख दीजिए। यहां जैसे ये आप रखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव एट टाइम टी कितना होने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम टी होने वाला है एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो लेट्स वी कैन राइट हियर वन ईएमएफ, ईएमएफ अब मुझे निकालना है इसका इंड्यूस ईएमएफ कितना होने वाला है, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होने वाला है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। समय के साथ जो चेंज हो रहा है, समय के साथ जो चेंज हो रहा है, तो फाइव बी की वैल्यू यहाँ से ये मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ रखो और डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना होने वाला है, इसको मैंने यहाँ रखा, तो E इज इक्वल टू हो गया माइनस डी अपॉन डी टी, और ये क्या हो गया बच्चा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो लेट्स वी कैन राइट हियर, अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, माइनस साइन थीटा, तो पहले तो ये कांस्टेंट एन बी ए कॉमन कर दो, और क्या डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, और देखो माइनस साइन पहले से था, अब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और माइनस माइनस का प्लस एन बी ए साइन ओमेगा टी, और अगेन ओमेगा टी का क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। इसको करो फिर आगे सॉल्व करो, तो कितना हो गया ये एन बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डी टी में क्या होगा, ओमेगा हो गया, तो ओमेगा आप इधर लिख दो, तो ये इंड्यूस ईएमएफ आपका इतना आ गया, ये क्या हो गया बच्चा, इंड्यूस ईएमएफ आ गया। और मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो ये वैल्यू होती है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अब ई मैक्सिमम मतलब यहां पर मैं ई इज इक्वल टू इस सब को मैं लिख लूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, जहां पर बच्चा ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ है, ये क्या है बच्चा, मैक्सिमम ईएमएफ है, और मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट कितना है, एन बी ए ओमेगा, एकदम क्लियर।
ओके, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। क्या मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा था कहीं? यस, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों यहीं से आपका अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर स्टार्ट होता है ना। लेकिन यहां पर आप समझो इस बात को कि अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअसली रोटेट करती है और कॉइल का सर्किट अगर कंप्लीट है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने के साथ साथ उसमें एक इंड्यूस करंट भी जनरेट होगी, और वो इंड्यूस करंट कितनी होगी वो उसको हम करने वाले हैं। तो मैक्सिमम ईएमएफ NBA ओमेगा। तो इन वन साइकिल डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ चेंज 2 टाइम, डायरेक्शन दो टाइम चेंज। अब क्योंकि इसका ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो ग्राफ आपको साइन का ग्राफ आता है ना, पता है साइन का ग्राफ, तो दैट्स ये आपका अगर ये टाइम है, ये इंड्यूस ईएमएफ है, तो आप जानते हैं कि साइन का ग्राफ इस तरीके से जाने वाला है। यस एंड नो बच्चा। और जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट है, तो कंटिन्यूअसली ये आपका इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ हो गया। यस एंड नो बच्चा। ये आपका यहाँ पर ये T/2 है, ये टोटल एक चक्कर पूरा करेगा तो T टाइम 1 रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, और यहां से लेकर और यहां तक ये ई नॉट है। यस एंड नो बच्चा। अब मुझे करंट निकालना है। अगर आपका सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है, तो आपका जो करंट आने वाला है, करंट इंड्यूस करंट, क्या इंड्यूस्ड करंट जो होने वाला है, मतलब प्रेरित धारा जो होने वाली है, प्रेरित धारा कितनी होगी? प्रेरित धारा I बराबर क्या हो गया? EMF अपॉन R। अरे ओम्स के नियम के अनुसार V अपॉन R, V की जगह यहाँ क्या है? E है, तो इस E की वैल्यू रख लो, क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी, यही है E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। और बच्चों ये E अपॉन R को हम I नॉट बोलते हैं, तो E इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, ये क्या है? आपका इंड्यूस्ड करंट है। और जहां आपका वेयर क्या है बच्चा? I नॉट क्या है? पीक वैल्यू है, और पीक वैल्यू I नॉट क्या है? पीक वैल्यू, और इसका मान कितना है बच्चा? इसका मान है आपका NBA ओमेगा। यस एंड नो बच्चा, अपॉन आर। इसी को मैं ई नॉट अपॉन आर भी लिख सकता हूं। यस एंड नो। तो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, धारा का शिखर मान, और क्या बोलते हैं बच्चा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये धारा का क्या है? शिखर मान भी होता है। ओके, अगर आप इसमें ग्राफ खींचना चाह रहे हो तो सेम साइन का ही नेचर फंक्शन, नेचर साइन थीटा की तरह है, तो नेचर इसका भी सेम होने वाला है, केवल वैल्यू कम ज्यादा होगी, आई और टी है, तो इसका नेचर भी क्या होने वाला? सेम होने वाला है। तो दैट्स ये आपका अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है बच्चा, कि जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, तो उससे सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ, देखो यहां पर देखो कि जब हमने क्या किया, यहां पर देखना कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था, और इस कॉयल को घुमा रहे हैं। कॉयल को घुमाने से क्या होगा? कॉयल को घुमाने से आपका क्या होगा बच्चा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या कह रहा मैं? कॉयल को घुमाया, कॉयल को घुमाया किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में कॉयल को घुमाया, उससे क्या हो गया बच्चा? बीच फाई चेंज हुआ, और फाई चेंज हुआ, तो फाई चेंज होने से क्या जनरेट हुआ बच्चा? ईएमएफ जनरेट हुआ। ईएमएफ जनरेट होने से बच्चा क्या हुआ? अगर सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई, और इसी इंड्यूस करंट को हम अल्टरनेटिव करंट आगे बोलने वाले हैं, जो हमारी ये वैल्यू आ गई है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये मात्र एक क्वेश्चन नहीं है बच्चा, ये मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये क्या है? आपका एक चैप्टर कंप्लीट यहां से स्टार्ट होने वाला है। आगे जब आप पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज कैसे हम डिफाइन करते हैं, और इससे जब हम निकालेंगे, ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, आई हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है, आई क्या है हमारा? इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। इंड्यूस करंट तो है लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है ना, तात्क्षणिक धारा है ये।
ये क्या है बच्चा? तात्क्षणिक धारा है। और उसके बाद जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें IRMS की जरूरत, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, आई एवरेज की जरूरत पड़ेगी और सो ऑन, वो आगे हम चलेंगे। और आज के जीवन में जो हम अपने घरों में 99% जो यूज कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। अल्टरनेटिव करंट की यूज कर रहे हैं। और जो हमने चैप्टर 3 पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर डायरेक्ट करंट का यूज हम कम करते हैं, है ना? डायरेक्ट सेल बैटरी का यूज हम कम कर रहे हैं और हमारे घरों में जो करंट आ रही है अल्टरनेटिव करंट आ रही है। तो ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं तो आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चा? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंज का नियम हमने आज पढ़ा, लेंज का नियम। अच्छा देखो, और उसके कारण हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की और एक इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट होगा। अब देखो, कॉयल केवल गोल नहीं हो सकती, कैसी भी हो सकती, जैसे ये कॉयल है आपका। तो देखो इसमें सारी चीजें वही है, वो जस्ट रिपीट किया गया है बच्चा। उस सारी चीज को क्या किया गया है? रिपीट किया गया है। केवल यहाँ पर अंतर क्या है? अंतर यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका एक ये घूम रहा है और दूसरा कॉयल आपकी क्या है भैया? यहाँ पर रेक्टेंगुलर है और वहां पर कॉयल क्या थी आपकी? सर्कुलर थी। तो सारी चीजें वही, उसी को रिवाइज किया गया है। अब देखो जैसे 2022 का एक क्वेश्चन है, जस्ट ए सिंपल आपका क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। जस्ट एक मिनट में चेक करता हूं जरा सा कि व्हाट्स अबाउट टाइम। ओके, तो देखो 2 मिनट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो कि ए सर्कुलर कॉइल 100 टन्स विल एरिया 1 मीटर स्क्वायर रोटेट अबाउट ए वर्टिकल डायमीटर at a rate of 1 revolution per second in the uniform horizontal magnetic field। इतना दिया है। मैक्सिमम वोल्टेज जनरेशन विल बी, जस्ट ए सिंपल मैक्सिमम वोल्टेज कैसे करोगे बच्चा? अब भी बताया मैंने, मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट इज इक्वल टू क्या है? एन बी ए ओमेगा। तो बच्चा एन की वैल्यू यहां से रखो, बी की वैल्यू यहां से रखो, ए की वैल्यू यहां से रखो, ओमेगा की वैल्यू यहां से रखो। जैसे ए की वैल्यू आपकी ये होगी। तो आप सब इन वैल्यू को करके इसका फाइंड आउट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और यहां पर आप आंसर करेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे और इसका होमवर्क आप करके मुझे बताएंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।